50 इयर्स बैक भी पहले भी शेयर किया, पहनते हैं ना बहुत सारे लोग। कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने ताल्लुकात और कुछ पुरानी चीज़ें जो वक्ती तौर पे हमें गैर अहम लग रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमें इस वक्त इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सोचते हैं कि जब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को साथ लेके चलने या इन लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ रिश्तों को और जिन ताल्लुकात को तवज्जो, वक्त और अहमियत देनी चाहिए, वहाँ हम उनको इग्नोर कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कब ज़िंदगी में हमें पलट के मुड़ के देखना पड़ जाए या हमें कब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। उन पुराने गर्द लगे रिश्तों को, गर्द लगे ताल्लुकात को और धूल और मिट्टी में अटी हुई चीज़ों को कब अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना पड़ जाए, ऐन मुमकिन है कि वहाँ उस मोड़ पे दोबारा वो आपको ना मिलें। चीज़ें, लोग और ताल्लुकात हमारे लिए अहमियत नहीं रखते तो हम उनको वक्त भी नहीं देते या उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, और जब सोचते नहीं हैं तो साथ लेके चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये भूल जाते हैं कि कब वक्त का पहिया घूमे और हमें उन चीज़ों की और उन लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, या कब वो चीज़ें इम्पोर्टेंस इख्तियार कर लेती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, या हमें कब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है या उन लोगों के साथ दोबारा से ताल्लुकात इस्तवार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और हमें उन गर्द लगे रिश्तों, गर्द लगे ताल्लुकात और गर्द लगी चीज़ों को गर्द झाड़ के जब इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तब हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई इकबाल ने सही कहा था, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इसी खूबसूरत सी बात और खूबसूरत सी सोच के साथ आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद मैं वीकेंड पर निकल गई थी शॉपिंग के लिए, और क्या ही सफ़ायर की सेल का जो एक हाइप थी ना, वो जो ब्रेक की है सोशल मीडिया ने, तो आप यकीन करें कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस दफ़ा जो जहाँ पे ख़वातीन लड़ाई कर रही होती थी, ज़मीन पे बैठी कपड़े छांट रही होती थी, और वहाँ पे सफ़ायर की सेल बिल्कुल ख़ाली था आउटलेट। और मैं हैरान रह गई कि ये वही आउटलेट है जहाँ पे इतना जमे गफ़ीर जमा होता था और लगता ही नहीं था कि इंसान को सांस लेने की भी जगह मिलेगी। खैर जी, विंडो शॉपिंग कुछ करनी थी और कुछ एक दो जो है वो कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी थी मैंने। तो मैं वीकेंड पे कोशिश मेरी होती है कि पूरा हफ़्ता हम घर के अंदर रहते हैं तो थोड़ी सी एक आउटिंग हो जाए, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हो जाए। अच्छा, ये खाड़ी का न्यू आउटलेट बना है मुल्तान में। काफ़ी फूड व्लॉगर्स ने फूड के रिव्यूज़ दिए, सब चीज़ों के रिव्यू दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो खाड़ी ने मुल्तान के अंदर किया है कि उसने अनस्टिच ख़त्म कर दिया। और इतना शॉकिंग था ये मेरे लिए कि अनस्टिच ख़त्म हो गया तो अब क्या खाड़ी पे बचा ही क्या होगा। तो इतना बड़ा आउटलेट बनाया है, आधे से ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग इनके सिर्फ कैफ़े के शशके लेने जाते हैं, और ज़ाहिर है प्रेट भी ख़रीदते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं ख़रीदे, लेकिन बहुत एक हाई डिमांड थी खाड़ी के अनस्टिच की और वो इन्होंने मुल्तान से ख़त्म कर दिया। अच्छा, इतना हाई रेट था इनका कैफ़े का, मैं तो हैरान रह गई। 800 रुपये की गोलगप्पे की प्लेट और 800 की बिरयानी, मतलब इतना ओवर प्राइस। मेरे हस्बैंड तैयार थे मुझे ये 400 के गोलगप्पे खिलाने के लिए और बिरयानी की ऑफ़र करा रहे थे मुझे कि तुम खा लो। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, उठे यहाँ से। मतलब आप सिर्फ अच्छे इंटीरियर के साथ पिक्चर्स बनाने के लिए आप जाएं, और वैसे भी गोलगप्पे सिर्फ रेडी के, और वो भी मुल्तान के स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे आपको अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं ना, बस वहीं के। ये जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स और कैफ़े होते हैं ना, ये कभी भी अच्छे और ऑथेंटिक गोलगप्पे आपको यहाँ से नहीं मिलते। और बिरयानी की तो मैं क्या ही आपको अब कहूँ, किसी एक फूड व्लॉगर ने ये नहीं कहा कि इनकी बिरयानी मज़े की है। खैर जी, मैं घर आ गई थी और समर के कुछ ड्रेसेस स्टिच होके आ गए थे, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। अच्छा, ये सफ़ायर का ड्रेस है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा और डिसेंट ड्रेस था, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ना अप्लाई करवाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा कोई बटन्स और वो ना लगवाऊँ। तो बस मैंने छोटी सी टसल्स लगवा ली थी गले के ऊपर, और साथ में इसके साथ लेस मैच कर ली थी। अच्छा, ये बिल्कुल ही सिंपल सा ड्रेस था, और आपको पता है कि चुनरी प्रिंट बड़ा ही हिट चल रहा है। ये 2 पीस ड्रेस था और मुझे बड़ा ही रीज़नेबल मिला था। लास्ट ईयर की सेल से मैंने ख़रीदा था, सफ़ायर की ही सेल थी और उसी से मैंने इसको ख़रीदा था। अच्छा, मैंने इसके ऊपर सिंपल सी, मेरे पास ये डोरी थी तो मैंने वो ली और बस वही लगवा ली। गले का कुछ ऐसा ख़ास कोई डिज़ाइन था नहीं, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि इसके साथ सूट करेगा। कोशिश किया करें कि समर के ड्रेसेस को ना लाइट वेट रखा करें,
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस मुझे तो पर्सनली नहीं इतना पसंद। मैं आने जाने के ड्रेसेस भी कोशिश करती हूँ कि कहीं अगर मैंने कोई अच्छे ड्रेसेस बनवाने हैं ना तो हल्का फुल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड हो, बहुत ज़्यादा कोई खचा-खच भरा हुआ ना हो। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी इरिटेशन सी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये कढ़ाइयों वाले ड्रेसेस मुझसे नहीं पहने जाते। अच्छा जी, अब जो ये एक ड्रेस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आप यकीन करें जो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपसे बात की ना कि कुछ चीज़ें जो आपको उस वक्त गैर ज़रूरी लग रही होती हैं और लोग गैर ज़रूरी लग रहे होते हैं, कब वो चीज़ें ट्रेंड में आ जाएं और कब आपको पुराने रिश्ते और ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये भी कुछ ऐसा सीन है। कुछ 50 इयर्स बैक ये ड्रेस मेरी नानों ने दिया था मेरी अम्मी को, और मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी रखा जैसे पुराने ज़माने की माएँ रखती थी जी, मैंने अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा हुआ है। तो ये ड्रेस था जी मेरी अम्मी का और मेरी अम्मी ने दिया मुझे। और जब मेरी शादी हुई ना तो इस तरह के कॉर्ड सेट्स का कोई ट्रेंड नहीं था। अच्छा, मेरी शादी को भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं और 10 साल बाद जैसे कॉर्ड सेट्स इन हुए ना तो लास्ट ईयर में ये ड्रेस अम्मी के ट्रंक से मैंने निकाला और मैंने इसके लिए ये इस तरह से गला आपको कॉमनली बाज़ार से मिल जाएगा इजीली, बड़ा ये नॉर्मल प्राइस में 600 to 700 में मिल जाता है। अच्छा, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था, ये सारा पैचेस में थे एम्ब्रॉयडर्ड थे, तो मैंने इनको अप्लाई करवा लिया और बिल्कुल मैंने इसके ना कट वर्क नहीं करवाया, जो इसके बॉर्डर्स होते हैं वो मैंने कट नहीं करवाया, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़े से अजीब से छोटे छोटे से कट्स लगते, या तो पूरे बॉर्डर पे कट्स होते तो फिर तो था, चाकों से लेकर अगर घेरे तक कट्स होते तो फिर तो था, लेकिन ये कट्स सिर्फ हाफ पे थे, घेरे पे थे, तो इस वजह से मैंने इनको कट वर्क नहीं करवाया, बस मैंने सिंपल से एप्लिक करवा लिया। दुपट्टा मैंने 2 कलर्स में डाई करवा लिया, एक लाइट और एक डार्क, साथ मैंने थोड़ी सी पाइपिंग करवा ली थी इसी दुपट्टे के ऊपर। एक ये हुआ था कि दुपट्टा बहुत लाइट वेट था तो ज़रा सा ना हैवी हो गया था और एकदम से ही सूट की लुक चेंज हो गई थी और इतना ये पहना हुआ खूबसूरत लग रहा था। मैं आपके साथ पिक्चर्स भी आगे जाके शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में चीज़ों को और इंसानों को और ताल्लुकात को कभी भी गैर ज़रूरी ना समझें। ये ना समझें कि कभी भी आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई थोड़ा सा भी आपके साथ मुखलिस है या कहीं कोई चीज़ किसी में थोड़ा सा भी आपके लिए झुकाव और मोहब्बत है ना, तो हमेशा उसको संभाल के रखें, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। टूटे फूटे ताल्लुकात और टूटी फूटी चीज़ों को संभाल के रख लिया करें, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा जी, सेकंड ड्रेस है, ये सफ़ायर का ही है, लास्ट ईयर की मैंने सेल से बाय किया था और इसके ऊपर भी मैंने सिंपल सी बस थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस लगवा ली थी और इसके ऊपर बटन्स लगवा लिए थे और ये इसका दुपट्टा था। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े लाइट वेट हों, जितने इजी टू वेयर हों उतना अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप हल्का फुल्का सा डिज़ाइन अगर करवा लेते हैं ना ड्रेस को, थोड़ी सी आपकी मेहनत जो है वो इतनी निखर के ड्रेसेस के मामले में सामने आती है और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के मामले में भी किसी चीज़ पे आप ज़रा सी एफ़र्ट लगाते हैं ना तो ऐसे फ़ील होता है जैसे आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो बिल्कुल इसी तरह ड्रेसेस के ऊपर भी आप हल्की फुल्की सी मेहनत करें ना तो बड़ी खूबसूरत और निखर के सामने आती है। अच्छा जी, अब आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ उन मदर्स के लिए, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं। अब तो मेरी माशाल्लाह बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की है, यकीन करें हर माँ मेहनत करती है बच्चों को संभालने पालने में और उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने में। मैं बहुत खपती थी, तो आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप बच्चों के फीडर स्टेरिलाइज़ करते हैं, अगर आपके पास स्टेरिलाइज़र नहीं है तो अगर आप उनको बॉईल करते हैं तो ये 3-4 चीज़ें ऐड करें और आप यकीन करें कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, बच्चों को कभी डायरिया नहीं होगा। सबसे पहले मैंने नमक डाला है, मीठा सोडा डाला है जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सिरका डाला है और लास्ट में मैंने को एक लीमू काट के उसके स्लाइसेस डाले हैं और अब मैं इनको अच्छे तरीके से ना फीडर्स को बॉईल कर लूँगी। ये स्टेरिलाइज़र से भी अच्छे स्टेरिलाइज होते हैं। अगर आप इस तरह इनको इस प्रोसेस से बॉईल करते हैं ना, आप बिल्कुल डायरिया फ्री हो जाते हैं आपके बच्चे और टेंशन फ्री लाइफ होती है। आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि बच्चे के फीडर ख़राब हैं। अच्छा, अब जी लास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पे बाजरे की रोटी। पहले ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, ये जार मैंने चेंज किया है क्योंकि चीनी का जार जो होता है ना वो मेरा ख़्याल में, मैं ये समझती हूँ कि बाकी सारे स्पाइसेस है ना, चीनी का एक जार जो है ना उसको डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अब बाजरे का आटा गूंद रही हूँ और इसके लिए एक अच्छी टिप आपको ये देती हूँ कि आपने पानी जो है ना वो बहुत हल्का सा इस्तेमाल करना है, बहुत कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ हल्का सा इसकी लई बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। लास्ट के अंदर जब आपको लगे ना कि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर मिक्स हो गया है, मिक्सिंग ज़्यादा करेंगे, मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बाजरे का आटा बड़ा प्रॉपरली आता है। और इसकी डो आपने ना बड़ी हार्ड रखनी होती है, जितनी हार्ड होती है ना उतना ईजी टू हैंडल होता है। अच्छा, साथ साथ जी मैं चिकन और कद्दू बना रही थी
और साथ साथ मैंने सालन चढ़ा दिया था। बड़े कॉमन तरीके से मैं बनाती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को मैं पहले गला लेती हूँ, फिर गोश्त को डाल के भून लेती हूँ, फिर सब्ज़ी डाल देती हूँ, स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, बेसिक स्पाइसेस नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ऑप्शनल है, मैं वैसे हर खाने में गरम मसाला ऐड नहीं करती। अच्छा, बस इसको हल्का सा भून लूँगी, इसके अंदर कद्दू डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी, और जब इसके अंदर भुनाई हो जाएगी पानी डाल के इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। बस झटपट सी और इजी सी हांडी होती है जो डेली बेसिस पे हम बनाते हैं। सिर्फ जायके में फ़र्क होता है, हर घर के जायके अपने होते हैं और हर घर के टेस्ट भी अपने होते हैं। तो बस इसको मैंने प्रेशर लगा दिया और अब मैं जी बाजरे की रोटी जो है वो पैन में मेरे लिए बनाना बड़ा आसान है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, मैंने उसको बनाया था तवे के ऊपर। तवे के ऊपर ना उसको पलटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, एक साइड को हल्की आंच पे देखें, मैंने बिल्कुल स्लो मीडियम आंच रखी हुई है। बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर मैं इसको रख देती हूँ। एक साइड पलटी और दूसरी साइड पलट के, ये देखिए बाजरे की रोटी हो गई जी रेडी। की रोटी के साथ बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। खैर जी, व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।